आज की कहानी हरियाणा के पानीपत से है। ये घटना 2021 की है। 5 अक्टूबर की शाम का समय था। सुखदेव नगर इलाके में विनोद अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से लौटने के बाद कॉलोनी के गेट के पास बैठा था। वह दिन भर की मेहनत के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। जैसे ही वह बैठा था, अचानक वहां से एक तेज गति से आ रही गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। यह हादसा इतना अचानक हुआ कि विनोद को संभलने का मौका भी नहीं मिला। आसपास के लोग उस पर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की दोनों टांगें टूट गईं। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसे अस्पताल में लंबे समय तक रहना पड़ा। इलाज के दौरान उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के दर्द का सामना करना पड़ा। इस बीच पुलिस ने मामले की जांच करते हुए ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर दीपक, जो पंजाब के बठिंडा का निवासी था, उसने टक्कर के बाद भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। 15 दिन बाद ट्रक ड्राइवर दीपक अचानक पानीपत में विनोद के घर पहुंचा। उसने विनोद से गुजारिश की कि वे इस मामले में समझौता कर लें और केस वापस लेने की अपील की। दीपक ने कहा, मैं समझता हूं कि मैंने एक बड़ी गलती की है, लेकिन अगर आप केस वापस ले लें तो हम सबके लिए बेहतर होगा। हालांकि विनोद का गुस्सा और चोटों का दर्द उसकी प्रतिक्रिया में साफ झलक रहा था। उसने दीपक की बात को ठुकराते हुए कहा, मैं तुमसे कोई समझौता नहीं करूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। दीपक की यह कोशिश नाकाम रही, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि विनोद का यह इनकार उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था। 15 दिसंबर की रात विनोद अपने घर में आराम कर रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और देखा कि ड्राइवर दीपक खड़ा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीपक ने घर में घुसते ही दरवाजे की कुंडी लगा ली और इस बार उसके हाथ में पिस्तौल थी। विनोद की पत्नी और बच्चे यह देखकर घबरा गए और जोर से चिल्लाने लगे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के विनोद के सिर और कमर में करीब से गोली चला दी। एक तेज आवाज के साथ गोली चलने की गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई दी। विनोद की चीखें सुनने के पहले ही वह जमीन पर गिर गया। इस हमले से विनोद की मौके पर ही जान चली गई। यह वारदात सबकी आंखों के सामने हुई थी। जैसे ही दीपक ने विनोद पर गोली चलाई, आसपास के लोग तुरंत हरकत में आए। कातिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोग एकजुट होकर उसे दबोचने के लिए दौड़ पड़े। दीपक ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। अब दीपक पर 2 अलग-अलग केस दर्ज हो चुके थे। एक एक्सीडेंट के लिए, जो कि आईपीसी की धारा 307 के तहत था, और दूसरा हत्या के लिए, यानी आईपीसी की धारा 302 के तहत। यह मामला पूरी तरह से ओपन एंड शट केस था। सबके सामने हुई इस घिनौनी वारदात के कारण कोई भी दीपक के बचाव में खड़ा नहीं हो सकता था। पुलिस ने सभी गवाहों के बयान लिए और सबूत जुटाए। इस मामले में कोई भी रहस्य नहीं था। कातिल दीपक ने पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसका कहना था कि विनोद ने एक्सीडेंट के मामले में मुझसे समझौता करने से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। इस मामले को अब 2.5 साल बीत चुके थे और समय तेजी से गुजर गया था। यानी ये घटना 2021 की थी और अब 2024 आ चुका था। पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल में ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने विनोद मर्डर केस का जिक्र करते हुए लिखा कि इस केस का गुनहगार केवल ड्राइवर दीपक नहीं है, बल्कि उसकी हत्या की साजिश में विनोद के कुछ करीबी लोग, यानी उसके घर वाले भी शामिल हैं। इस बात ने पुलिस के होश उड़ा दिए और उन्होंने तुरंत इस मामले की गहराई से जांच करने का निर्णय लिया। पुलिस ने मामले को नए सिरे से देखने का मन बनाया। CIA 3 की टीम को इस जटिल केस पर काम करने के लिए तैनात किया गया। टीम ने सबसे पहले दीपक के बारे में जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। उन्हें दीपक के कॉल डिटेल्स निकलवाने का आदेश दिया गया। जांच में पता चला कि बठिंडा का रहने वाला ड्राइवर दीपक गोहाना के सुमित नाम के किसी शख्स के साथ लगातार संपर्क में था। सुमित अब पुलिस की रडार पर आ गया था। पुलिस ने सुमित के बारे में खामोशी से जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की, यह जानने के लिए कि उसकी दीपक के साथ क्या संबंध है। पुलिस की गहराई से जांच के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। सुमित की कारोबारी विनोद बराड़ा की पत्नी निधि के साथ भी काफी बातचीत होती थी। यह जानकारी पुलिस के लिए एक नया मोड़ लेकर आई, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो रहा था कि मामला केवल दीपक तक सीमित नहीं था। पुलिस ने निधि और सुमित के बीच बातचीत के रिकॉर्ड की जांच शुरू की।
यह जानने की कोशिश की जा रही थी कि क्या इन दोनों के बीच कोई ऐसा संबंध था जो विनोद की हत्या के पीछे की साजिश का हिस्सा हो सकता है। पुलिस ने जब सुमित को हिरासत में लिया तो उससे गहन पूछताछ की गई। उसने न केवल विनोद के कत्ल में अपने हाथ होने की बात कबूल की, बल्कि यह चौंकाने वाला खुलासा भी किया कि इस कत्ल की साजिश उसने खुद विनोद की पत्नी निधि के कहने पर की थी। यह जानकर सब हैरान रह गए, क्योंकि अब मामला और भी पेचीदा हो गया था। लेकिन सवाल यह था कि निधि ने अपने ही पति विनोद का कत्ल क्यों करवा दिया। पुलिस ने इस दिशा में जांच बढ़ाने का निर्णय लिया। क्या यह एक व्यक्तिगत विवाद था या कुछ और ही था? यह सब तब हुआ जब पति पत्नी के बीच कोई बड़ा विवाद नहीं था। यह सवाल सबके मन में गूंजने लगा कि आखिर सुमित और निधि एक दूसरे को कैसे जानते थे। क्या यह कोई पूर्व संबंध था या कुछ और? अगर सुमित और निधि इस कत्ल की साजिश में शामिल थे, तो फिर दीपक, जो कि ट्रक ड्राइवर था, उसने अकेले विनोद का कत्ल करने का दोष अपने सिर पर क्यों लिया? क्या उसे किसी तरह का डर था या वह किसी बड़े खेल का हिस्सा था? ये सवाल अब इस केस को और भी पेचीदा बना रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बात स्पष्ट होती गई। कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि खुद मकतूल की पत्नी निधि थी। उसके द्वारा बनाई गई साजिश ने सभी को चौंका दिया। असल में निधि साल 2021 में एक जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। उसी जिम में गोहाना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर काम करता था। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगी। जैसे ही विनोद को अपनी पत्नी निधि और सुमित के बीच के रिश्ते का पता चला, वह इसका विरोध करने लगा। निधि ने जब सुमित के साथ अपनी नजदीकियों के बारे में विनोद से बात की, तो उनके बीच कई बार तीखी कहासुनी हुई। विनोद के लगातार विरोध ने निधि को और अधिक परेशान कर दिया और उसने ठान लिया कि अब वह अपने पति को रास्ते से हटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं देख रही। इस निर्णय के बाद निधि ने सुमित के साथ मिलकर विनोद की हत्या की साजिश रचने का फैसला किया। सुमित ने अपने किसी जानकार के जरिए ट्रक ड्राइवर दीपक से संपर्क किया। निधि और सुमित ने तय किया कि दीपक ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या करेगा। उन्होंने इस साजिश को 2 प्लान में बांटा, प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए के अनुसार सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख रुपए की सुपारी दी। यह राशि उसे विनोद की हत्या के लिए प्रोत्साहित करने के लिए थी। दीपक को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वह विनोद को ट्रक से कुचलकर मार दे। यह योजना पहले से तैयार की गई थी, लेकिन यदि यह कोशिश असफल रही तो फिर प्लान बी पर काम किया जाएगा। विनोद को एक्सीडेंट में मारने के लिए सुमित ने दीपक को एक पिकअप गाड़ी दिलवाई। एक्सीडेंट में विनोद की जान बच गई, लेकिन उसकी दोनों टांगें बेकार हो गईं। निधि का यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद उसने दूसरा प्लान तैयार किया और दीपक की जमानत कराकर उससे दोबारा विनोद की हत्या करने के लिए राजी किया। इस बार दीपक ने घर में घुसकर विनोद को गोली मारी। विनोद के कत्ल के बाद उसके इंश्योरेंस की रकम से निधि ने वो सारे वादे पूरे किए जो उसने दीपक से किए थे। उसके बच्चों की फीस भी निधि ने जमा कराई। विनोद की हत्या के बाद निधि ने अपनी आगे की जिंदगी के लिए एक पूरी योजना बना रखी थी। उसकी साजिश का पहला चरण विनोद का कत्ल करना था। इसके बाद वह अपनी पति की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस की रकम से शूटर की डिमांड पूरी करने वाली थी। उसका इरादा था कि विनोद की मौत के बाद वह जिम ट्रेनर सुमित के साथ एक नया जीवन शुरू करेगी। निधि अपनी हवस और लालच में इस कदर अंधी हो गई थी कि विनोद की हत्या के कुछ दिन बाद उसने बहाने से सुमित के साथ मनाली घूमने का कार्यक्रम बना लिया। इस यात्रा से यह साफ हो गया कि उसे अपने पति के खोने का कोई दुख नहीं था। लोग हैरान थे कि एक पत्नी जो अपने पति को खो चुकी है, उसके चेहरे पर गम के आंसू इतनी जल्दी कैसे सूख गए। आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर शहर में बर्रा थाना अंतर्गत एक मोहल्ला जरौली पड़ता है। इसी मोहल्ले के फेज 2 में सतीश कुमार श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी मधु के अलावा 2 बेटे आयुष व पीयूष थे। वह मूल रूप से औरैया जिले के दिबियापुर कस्बे का रहने वाला था। सालों पहले वह रोजी रोटी की तलाश में कानपुर शहर आया था। सतीश कुमार श्रीवास्तव पढ़े लिखे इंसान थे, जिनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर अच्छी पकड़ थी। इसी वजह से उन्हें कानपुर के बिरहाना रोड पर एक आयुर्वेदिक दवा कंपनी में नौकरी मिल गई थी। धीरे धीरे मेहनत से उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR की पोस्ट पाली और अब वह डॉक्टरों के पास जाकर दवाइयों की सप्लाई करने लगे थे। सतीश की जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव भी आए थे। उनकी पहली पत्नी श्वेता की मौत हो गई थी,
जिससे उनकी एक बेटी शिवांगी थी जो अपनी नानी के घर रहकर पल रही थी। श्वेता के गुजर जाने के बाद सतीश ने मधु से दूसरी शादी की। मधु से उनके 2 बेटे आयुष और पीयूष थे, जो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बच्चों के बड़े होने के साथ घर के खर्चे भी बढ़ने लगे थे। इस पर मधु ने सोचा कि वह भी कुछ काम शुरू करे ताकि सतीश की मदद हो सके। पहले सतीश इस बात के लिए तैयार नहीं था, पर मधु के समझाने पर आखिरकार उसने उसे काम करने की इजाजत दे दी। अब जब सतीश विजिट पर जाने के लिए घर से निकलता तो मधु को भी अपने साथ ले जाने लगा। उसने कानपुर शहर और आसपास के कस्बों के कई वैद्यों और डॉक्टरों से मधु का परिचय करवाया और उसे दवाइयां बेचने के सारे तरीके समझाए। धीरे धीरे मधु भी सतीश के दवा कारोबार में हाथ बंटाने लगी। पत्नी के इस सहयोग से सतीश की कमाई में भी काफी बढ़ोतरी होने लगी और घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। मधु का बड़ा बेटा आयुष पढ़ने में कमजोर था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो मधु ने उसे गोविंदनगर स्थित फार्मा मेडिकल स्टोर में काम पर लगा दिया। लेकिन छोटा बेटा पीयूष तेज दिमाग का था। मधु उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। पढ़ाई के साथ वह कोचिंग भी जाता था। मधु ने कुछ समय तक ही सतीश के साथ काम किया। बाद में उसने फैसला किया कि वह डॉक्टरों के पास अलग अलग विजिट करेगी ताकि ज्यादा ऑर्डर मिल सकें। मधु का मानना था कि अगर दोनों अलग अलग जाएंगे तो दवाइयों के ऑर्डर बढ़ेंगे। हालांकि सतीश को मधु का इस तरह अकेले जाना पसंद नहीं था, लेकिन मधु ने अपनी बात पर जोर दिया और सतीश को मानना पड़ा। धीरे धीरे मधु ने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। मधु 2 बेटों की मां होने के बावजूद अपने बनाव श्रृंगार से इतनी जवान दिखती थी कि कोई यह नहीं कह सकता था कि उसके इतने बड़े बच्चे हैं। वहीं सतीश का मन अब भोग विलास से हट चुका था। वह दिन भर काम से इतना थक जाता था कि रात को खाना खाकर सीधे सो जाता था। इसके उलट मधु हर रात सतीश का साथ चाहती थी, लेकिन सतीश की थकान और उदासीनता के चलते वह अकेली रह जाती थी। इसी बीच मधु ने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर 2 डॉक्टरों को अपने जाल में फंसा लिया। सतीश को इस बात की भनक नहीं थी कि मधु उसके पीछे अपनी अलग ही जिंदगी जी रही थी। जब मधु को पति सतीश का साथ नहीं मिला तो उसने घर के बाहर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके संपर्क में कई डॉक्टर थे, जिनमें से कुछ मनचले थे और जिन्हें औरतों के साथ समय बिताने की चाहत थी। ऐसे ही 2 डॉक्टरों को मधु ने अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया और उनके साथ मौज मस्ती करने लगी। ये दोनों डॉक्टर अपनी निजी प्रैक्टिस करते थे और जब भी मधु को मौका मिलता, मधु उन डॉक्टरों से दिलफरेब बातें करती, जिससे उनका आकर्षण बढ़ता गया और उनके बीच का रिश्ता और गहरा होता चला गया। जब भी मौका मिलता, मधु उनके साथ हंसी मजाक और छेड़छाड़ में वक्त बिताती, जिससे वे पूरी तरह से उसके जाल में फंस गए। सतीश अपनी पत्नी मधु पर पूरा भरोसा करता था और उसने कभी उसके प्रति संदेह नहीं किया। लेकिन एक दिन जब उसकी तबीयत खराब हुई, वह जल्दी घर लौट आया। घर आते ही उसे मधु को मोबाइल पर किसी के साथ अश्लील और दिलचस्प बातें करते देखा। यह नजारा देखकर उसका विश्वास बुरी तरह टूट गया। सतीश ने गुस्से में आकर मधु की बुरी तरह पिटाई की, लेकिन मधु ने अपने प्रेमी का नाम नहीं बताया। उसने तो यह भी किया कि उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर डिलीट कर दिया, जिससे सतीश के मन में और भी संदेह बढ़ गया। यह सब देखकर सतीश के लिए स्थिति और भी जटिल हो गई। सतीश के मन में शक का बीज तेजी से पनप रहा था, इसीलिए वह हमेशा मधु पर नजर रखता था। जब भी उसे मधु को किसी के साथ एकांत में बात करते हुए देखता, पहले तो दोनों में बहस होती, फिर मामला मारपीट तक पहुंच जाता। अब एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों के बीच दूरी बढ़ गई थी। बड़ा बेटा आयुष अपने पिता का साथ देता था, जबकि छोटा बेटा पीयूष अपनी मां के पक्ष में खड़ा रहता था। इस तरह परिवार में तनाव बढ़ता चला गया। 19 मार्च 2021 को दिल्ली में एक मीटिंग थी, जिसमें आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनी के कानपुर के डीलर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था। सतीश कुमार श्रीवास्तव भी अपनी पत्नी मधु के साथ इस मीटिंग में शामिल होने दिल्ली गए। मीटिंग खत्म होने के बाद मधु ने कुछ खरीदारी की और फिर दोनों ने शताब्दी बस से कानपुर लौटने का फैसला किया। 21 मार्च 2021 की सुबह 8 बजे मधु और सतीश अपने जरली स्थित घर पहुंचे। उस समय घर में कोई और नहीं था, क्योंकि उनके दोनों बेटे आयुष और पीयूष गीता मौसी के घर गए हुए थे, जो जरली में ही रहती थी। सतीश को अपने पिता के घर दिबियापुर जाने के लिए जल्दी था, इसलिए उसने मधु से कहा कि जल्दी खाना बना दे।
लेकिन मधु ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल करने लगी। वह किसी युवक के साथ अश्लील बातें कर रही थी। सतीश ने मधु से बातें करने से मना किया तो वह झगड़ने लगी और उसे गालियां देने लगी। इससे सतीश का गुस्सा भड़क गया। उसने मधु का फोन छीनकर फेंक दिया और उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने से मधु का सिर दीवार से टकरा गया, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। खून देखकर मधु और ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने सतीश के मुंह पर जूता फेंककर मारा। जूता उसके मुंह पर लगते ही सतीश ने अपना आपा खो दिया। उसने मधु को फर्श पर गिरा दिया और उसकी साड़ी से उसका गला घोंटा। मधु की हत्या करने के बाद सतीश ने उसके शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। दिन का वक्त था, इसलिए उसे यह सोचने में मुश्किल हो रही थी कि वह लाश को बाहर कैसे ले जाएगा। अंत में उसने एक बड़े बक्से को खाली किया और मधु के शव को उसमें बंद कर दिया। इसके बाद उसने अपने मोबाइल फोन को भी बंद कर दिया ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। जब शाम को सतीश के दो बेटे आयुष और पीयूष घर आए, उन्होंने बताया फोन आने पर घर से बाहर निकली थी और तब से वापस नहीं आई। सतीश चिंतित हो गया और अपने बेटों के साथ मधु को खोजने लगा। अगली सुबह सतीश ने बड़े बेटे आयुष को थाना बर्रा जाकर मधु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भेजा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और मधु की तलाश शुरू कर दी। लेकिन सतीश ने एक चाल चली। उसने मधु का मोबाइल फोन चालू किया और उसे सड़क पर से गुजर रहे एक लोडर में फेंक दिया। ऐसा करने से वह पुलिस को भ्रमित करना चाहता था। सतीश के मन में क्या चल रहा था, यह जानने के लिए सबको इंतजार करना होगा। रात का समय था और सतीश ने अपने डर और अपराध बोध के साथ एक कठिन फैसला लिया। उसने एक बक्से से शव को निकाला। गर्मी की वजह से शव फूल चुका था और उससे भयानक दुर्गंध आने लगी थी। पीयूष, जो अभी भी वहां था, ने बदबू की बात की और सतीश को लगा कि अगर वह इस बारे में और कुछ बोलेगा तो सच उजागर हो जाएगा। इससे बचने के लिए सतीश ने उसे गीता मौसी के घर भेज दिया ताकि वह कुछ समय तक उसके काम में बाधा न बने। आधी रात के बाद जब सतीश ने एक बार फिर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई तो उसे एहसास हुआ कि यह काम आसान नहीं होगा। उसने शव को कमरे से घसीटते हुए गेट तक लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत दगा दे गई। जैसे ही उसने शव को उठाने की कोशिश की, उसके हाथों में बाल और खाल आ गईं। शव की स्थिति इतनी बुरी थी कि उसे संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया। सवेरा होने से पहले सतीश ने गेट पर ताला लगाया और अपने अपराध से भागने का फैसला किया। उसका मन भारी था, लेकिन भागने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे पता था कि इस गुनाह का पीछा उसे हमेशा सताएगा। 23 मार्च 2021 की सुबह सतीश के पड़ोसियों ने उसके घर से निकलने वाली भीषण दुर्गंध को महसूस किया। यह बदबू इतनी तीव्र थी कि उन्होंने चिंतित होकर थाना बर्रा की पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी हरमीत सिंह तुरंत अपनी टीम के साथ सतीश के घर पहुंचे। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, उन्हें एक सड़ी गली महिला की लाश मिली। कमरे की स्थिति भयावह थी और वहां की दुर्गंध ने सभी को चौंका दिया। पड़ोसियों ने झिझकते हुए लाश की पहचान की और बताया कि यह सतीश की पत्नी मधु श्रीवास्तव की है। उनके चेहरे पर शोक और भय का मिश्रण था, क्योंकि किसी को भी इस बर्बरता की उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने शव को कब्जे में लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। हरमीत सिंह ने सतीश को पूछताछ के लिए बुलाने का निर्णय लिया ताकि उसे इस जघन्य अपराध के बारे में जानकारी मिल सके। थाना प्रभारी की सूचना मिलते ही एसपी दीपक भूकर और डीएसपी विकास पांडेय भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने फोरेंसिक टीम को तुरंत बुलाने का आदेश दिया ताकि सबूतों को ठीक से इकट्ठा किया जा सके। फोरेंसिक टीम ने कमरे में हर कोने का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि मृतका की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने प्रारंभिक जांच में संकेत दिया कि संभवतः उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। शव की स्थिति देखकर फोरेंसिक विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हत्या कुछ दिनों पहले की गई थी। इससे यह भी पता चला कि सतीश की कहानी में छिपा कुछ बड़ा राज हो सकता है। इसी बीच सतीश ने अपने दोनों बेटों और कुछ स्थानीय नेताओं के साथ थाना बर्रा में पुलिस की नाकामी को लेकर हंगामा किया। जैसे ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह को इस स्थिति की जानकारी मिली, वे तुरंत थाने पहुंचे और सतीश को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने सतीश से सख्ती से पूछताछ की। दबाव में आकर सतीश ने अपनी पत्नी मधु की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि मधु बदचलन थी और वह अपने आशिक से मोबाइल पर बात कर रही थी। जब उसने मधु को मना किया तो उसने गुस्से में आकर जूता फेंका, जो उसके मुंह पर लगा। गुस्से में आकर सतीश ने मधु का गला घोंट दिया। उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसके बेटे निर्दोष हैं और उन्हें हत्या की जानकारी नहीं थी। चूंकि सतीश ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था, थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने धारा 302 हत्या और 201 साक्ष्य नष्ट करने के लिए सतीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर लिया। 24 मार्च 2021 को बर्रा पुलिस ने सतीश कुमार श्रीवास्तव को कानपुर कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। जब एक बार भरोसा टूटता है तो रिश्ते बिखर जाते हैं। सतीश और मधु के रिश्ते में शक और धोखा ने भरोसे को खत्म कर दिया, जिससे उनका जीवन तबाह हो गया। सतीश ने गुस्से में आकर जो कदम उठाए, उससे न केवल मधु की जान गई, बल्कि उसका अपना जीवन भी बर्बाद हो गया। गुस्से में किया गया कोई भी फैसला गलत दिशा में ले जा सकता है। लालच और धोखा चाहे किसी भी मकसद से हो, हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। निधि ने अपने स्वार्थ और हवस के कारण विनोद की हत्या की साजिश रची, लेकिन आखिरकार उसका पर्दाफाश हो गया। सच्चाई कभी छिपी नहीं रह सकती। सच्चा प्यार कभी किसी की जान लेने या गलत राह पर चलने का कारण नहीं बनता। निधि का जुनून और लालच उसे गलत दिशा में ले गया।